अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर को दोहराते हुए चलेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारा सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें, इसकी मश्क जो है वो हमने किताब पर हल की थी। और इसकी मश्क के जो 3 जुज़ हैं वो किताब पर आपको नहीं करवाए गए थे, वो मैंने आपको कापी पर करने के लिए दिए थे। जुज़ नंबर 4 अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना, और जुज़ नंबर 9 था एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करना, और जुज़ नंबर 10 था दिए गए अल्फाज के मुतशाबह अल्फाज लिखना और उनके मायने लुग़त से तलाश करके लिखना। ठीक है, वो 3 सवालात हमने कापी पर किए थे और उसके साथ साथ बाकी मश्क हमने किताब पर हल की थी। और मैंने आपको कहा था कि जो इसकी मुकम्मल मश्क है वो आप याद भी करेंगे। जी, आज हम हमारे सबक आइए पाकिस्तान की सैर की जो है वो तलख़ीस करेंगे, और इसमें से हम अपने इस नसरी सबक में से कोई एक नसर पारा ले लेंगे, यानी इक़्तिबास जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। कोई एक नसर पारा हम ले लेंगे इसमें से जिसकी हम तलख़ीस करेंगे। ठीक है, तलख़ीस में पहले आपको तफ़सीलन बता चुकी हूँ होती क्या है, मैं फिर भी आपको बताती चलूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं देख लेते हैं हम कौन सा पैराग्राफ ले रहे हैं, कौन से इक़्तिबास की हम तलख़ीस करने जा रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। दोबारा से दोहराते हुए चलते हैं कि तलख़ीस होती क्या है, किस तरह की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी तलख़ीस करवाऊँगी। अच्छा, तलख़ीस का पैराग्राफ देखने से पहले एक बात तो ज़हन नशीं बेटे कर लें कि आपको, अगर आपने देखा हो तो जो नज़्म है उसका मरकज़ी ख़्याल सिर्फ़ करवाया जाता है, तशरीह, मश्क और मरकज़ी ख़्याल। लेकिन जो हमारे नसरी सबक है उसमें आपको 2 चीज़ें करवाई जा रही हैं मश्क के अलावा। अल्फाज मायनी मश्क के अलावा क्या करवाया जा रहा है, सलीस और तलख़ीस। आपको ख़ुलासा नहीं करवाया जा रहा, ना ही सबक का मरकज़ी ख़्याल करवाया जा रहा है। जो नसरी सबक है उनकी या तो तलख़ीस करवाई जा रही है या सलीस करवाई जा रही है। तो नसरी सबक के हवाले से अपने जहन में ये बात बिठा लें, मैंने पहले भी आपको बताई है, फिर से बताती जाऊँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस सबक की मैं तलख़ीस करवा रही हूँ उसकी बस तलख़ीस ही आएगी, या जिस सबक की मैं सलीस करवा रही हूँ तो उसकी बस सलीस ही आएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस पैराग्राफ की सलीस या तलख़ीस करवा दी गई है बस उस सबक में से वो ही आएगी, नहीं। सलीस और तलख़ीस एक ऐसा सवाल है जो कि आपके सामने जब इबारत आ जाए, आपके सामने जब नसर पारा आ जाता है तो उसको पढ़ने के बाद उसको समझते हुए आप उसको सलीस करते हैं या उसकी तलख़ीस करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं से भी कोई रट्टा नहीं लगाना होता, कुछ याद नहीं करना होता। ये चीज़ें सिर्फ समझने की हैं, तलख़ीस और सलीस। ये मश्क करने से आती हैं, यानी प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जहन में बिठाने वाली हैं, जहन नशीं करने वाली है। ये जैसे हम रियाजी के सवालात समझते हैं ना, उसी तरह तलख़ीस और सलीस समझने की चीज़ है। इसको बस समझना पड़ता है, और उसके बाद सामने आपके जो भी इबारत आ जाएगी उसको आप उस वक्त समझते हुए इसकी सलीस या तलख़ीस करेंगे। तो इसलिए अपने जहन में ये बात रखें कि सलीस और तलख़ीस आपके निसाब में शामिल किसी भी नसरी सबक में से किसी भी इबारत को देकर कहा जा सकता है कि इसकी सलीस उर्दू करें, या किसी भी नसरी सबक में से कोई भी नसर पारा उठाकर दिया जा सकता है कि इसकी तलख़ीस करें। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई जो है वो मखसूस पैराग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हमारे नसरी सबक में से किसी एक सबक की सलीस करवा दिया करती हूँ, किसी एक सबक की तलख़ीस करवा दिया करती हूँ। तो इसका भी ये मकसद हरगिज़ नहीं है, इसमें भी आप ये बिल्कुल मत समझें कि जिसकी सलीस करवाई गई है तो सलीस बस उसी में से आएगी, या जिसकी तलख़ीस करवा दी गई है तो उसमें से सिर्फ तलख़ीस आएगी। नहीं, हर सबक में से सलीस भी आ सकती है, तलख़ीस भी आ सकती है। लेकिन मैं इस तरह प्लान करके चलती हूँ कि एक सबक में आपको सलीस की प्रैक्टिस देती जाऊँ, एक में मैं आपको तलख़ीस की मश्क जो है वो करवाती जाऊँ, यानी तलख़ीस की प्रैक्टिस देती जाऊँ, ताकि आपको इन दोनों चीज़ों की समझ आती जाए। ठीक है, लेकिन तलख़ीस और सलीस हर सबक में से आ सकती है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, हमने हमारे सबक आइए पाकिस्तान की सैर करें का जो सफ़ा नंबर 36 है वहाँ से हमने
जो अपना नसर पारा लिया है, अपनी इबारत ली है, वो देखें ये दूसरी जो इबारत है इस सफ़ा पर, यहाँ से पंजाब की ज़मीन नहायत ज़रख़ेज़ है, और ये यहाँ तक जहाँ ख़त्म हो रही है चौथी लाइन पर किया है। ठीक है, पंजाब की ज़मीन से लेकर गया है तक हमने ये इबारत ली, इसकी हमने तलख़ीस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे हमने सलीस करनी है या तलख़ीस करनी है, तो हमने क्या करना है कि जो इबारत हमें, जैसे यहाँ पर तो किताब पड़ी हुई है ना सामने, लेकिन हमें अगर पेपर आता है, हमारे सामने पर्चा आता है, तो उस पर्चा पर जो भी इबारत लिखी हुई है उसकी हम क्या करेंगे, पहले 2-3 लफ्ज़ जो हैं हम ऐसे शुरू करेंगे, हम इबारत की हेडिंग देंगे, पहले 2-3 लफ्ज़ लिख लिए, उसके बाद हम ऐसे नुक्ते लगा देंगे, और दूसरी सतर पर हम आखिर में इस इबारत के आखिरी 2-3 लफ्ज़ जो हैं वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है, सही है। ये हमने लिख ली अपनी इबारत। अब हमने तलख़ीस करनी शुरू करनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि तलख़ीस होती क्या है, दोबारा से एक दफ़ा दोहरा रही हूँ, जबकि मैं तफ़सीलन आपको पहले ही बता चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर से दोहरा रही हूँ। तलख़ीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है किसी भी चीज़ का निचोड़, उसका इख्तिसार यानी उसका ख़ुलासा करना, उसको मुख्तसर करके बयान करना, यानी एक तवील बयान को मुख्तसरन बयान करना। जो भी हमें नसर पारा दिया गया है, जो भी इबारत दी गई है, उसको मुख्तसर, उसको आम रवां ज़ुबान में आम बोल चाल के जो अल्फाज हैं, आम फ़हम ज़बान का इस्तेमाल करते हुए उसी बात को मुख्तसर करके बयान करना अपने अल्फाज में। तलख़ीस का मतलब होता है जो हमें इबारत दी गई है उसका 1/3 करके, यानी उसका तीसरा हिस्सा करके उसको बयान करना, यानी जितनी हमें इबारत दी गई है उसको इतना छोटा करना कि उसका जितना तीसरा हिस्सा बन रहा है उतना उसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना है, उसकी तलख़ीस करनी है। तलख़ीस होता है जो भी हमें दी गई है चीज़ उसको मुख्तसर करना, उसको छोटा करना। ठीक है, इसका असल मकसद भी यही होता है कि आपको तवालत से मुख्तसरन करना सिखाना। यानी अक्सर आपको पर्चा में सवाल आता है कि इस चीज़ पर मुख्तसरन नोट लिखें या इस चीज़ को मुख्तसर बयान करें, तो आपको आता ही नहीं है मुख्तसर करना। तो इसका असल मकसद होता है आपको इख्तिसार सिखाना, यानी मुख्तसर करके लिखना सिखाना। तो तलख़ीस होता है दी गई इबारत को अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखना, लेकिन लिखते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि वो हम दी गई इबारत का तिहाई लिखे, यानी उस दी गई इबारत जितनी है उसको 3 हिस्सों में बांटे, तो उसका जो तीसरा हिस्सा बन रहा है उतने ही बस हमने उतने अल्फाज में उसको मुख्तसर करके बयान करना है। और अहम बात यह कि उसको लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हम रवां ज़बान का इस्तेमाल करें, हम आम बोलचाल आम फ़हम अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आसानी से समझ आते हो। तलख़ीस का मायने ये होता है कि उसको आसान करके अपने अल्फाज में मुख्तसर बयान करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इबारत है पहले हम उसको पढ़ते हैं, और इसमें एक अहम चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना होता है कि इसमें उन्होंने जो इबारत हमें दी है उसमें जो बात हो रही है उस बात से हमने नहीं हटना, उसको भले हमने अपने अल्फाज में बयान करना है लेकिन बात वही होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे दी गई इबारत में जितने भी अहम नुकात हों उन सब को हमने समेटते हुए वो सारी बात लिखनी है, कोई भी चीज़ हमने उसमें से छोड़नी नहीं है। कोई हदीस, कोई कौल, कोई नदाइया फ़जाइया, ऐसी अलामात या ऐसी हर्फ आएँ तो उनको हमने छोड़ते हुए आसान अल्फाज में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारी इबारत क्या है। पंजाब की ज़मीन नहायत ज़रख़ेज़ है, यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से यहाँ फसलें खूब उगती हैं। गंदम, कपास, गन्ना और चावल यहाँ पैदा होने वाली मशहूर फसलें हैं। अब देखिए ये 4 जुमले हैं, 4 जुमलों में उसने कितनी सी बात की है। 4 जुमलों में उसने पंजाब की ज़मीन के ज़रख़ेज़ होने की बात करते हुए कहा है कि पंजाब की ज़मीन ज़रख़ेज़ होने की वजह से यहाँ पर बहुत सी फसलें गंदम, चावल, गन्ना वगैरह उगती हैं। बस इतनी सी बात है जो उसने 4 जुमलों में तवील करके बयान की हुई है। तो इसी 4 जुमलों की बात को मैंने एक जुमले में किस तरह बयान किया मुख्तसर करके। पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर बहुत फसलें मसलन गंदम, कपास, गन्ना, चावल वगैरह उगती हैं। ये वही बात है जो इन्होंने यहाँ 4 जुमलों में की है। ठीक है, अब अगला है
चांगा मांगा का जंगल अपनी नौइयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है। ये 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है। अब इसमें भी 4 जुमले यानी 3 जुमले एक जुमला उसने सख्ता की मदद से 2 जुमलों को मिला दिया। तो यहाँ पर जो 3 उसने तवील जुमले हैं जिसमें सिर्फ चांगा मांगा के जंगल की बात हुई कि वो 12,510 एकड़ का जंगल जो कि दुनिया का बड़ा जंगल जिसे खुद उगाया गया, बस इतनी सी बात है जो उसने तवील करके लिखी। उसको मैंने एक जुमले में कैसे लिखा है, चांगा मांगा का 12,510 एकड़ का जंगल दुनिया का बड़ा जंगल है जो खुद उगाया गया है। बस बात वही है, कोई भी बात मैंने इसमें से नहीं छोड़ी। मैंने पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन के साथ साथ उसकी फसलों की बात भी की, चांगा मांगा के जंगल का रकबा बताते हुए उसका ये भी बताया कि उसको खुद उगाया गया है। हर बात मैंने ये 2 जुमलों में लिखी है, तो मैंने उसी बात को मुख्तसर करके लिखा है। और तलख़ीस का मायने भी यही होता है कि दी गई इबारत को मुख्तसर करके उसका तिहाई बयान किया जाए। तिहाई यानी 1/3, ठीक है। दिए गए का हमने तीसरा हिस्सा जो है वो बयान करना है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये वाली तलख़ीस जो है अपनी कापी पर लिखेंगे। और ये याद करने वाली तो चीज़ बेटा होती नहीं है, इसकी मश्क किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ जो दूसरा काम हम करेंगे उर्दू बे का, वो हम करेंगे हमारी इंशा पर्दाजी के सफ़ा नंबर 65 का जो हमने शुरू किया हुआ था मुहावरात का इस्तेमाल, वो हमारे हो चुके थे अगले सफ़ा तक हो चुके थे। 65 से आगे, हाँ जी 65 हमारा ये 2 दिनों में मुकम्मल करके 67 तक ये जो अलिफ वाले चल रहे थे वो हम ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। आज हम बे वाले शुरू करेंगे। फिर से बताती चलो, मुहावरा होता है ऐसा मुरक्कब दो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि गैर हकीकी मायनों में लिखा गया हो, जो अपने हकीकी मायनों में बयान ना किया गया हो, उसको मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम मुहावरात करेंगे ये आपने सिर्फ याद करने हैं, ये आपने लिखने नहीं हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ याद करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उर्दू अलिफ की कापी पर ये तलख़ीस लिखेंगे, बल्कि याद के साथ साथ आज लिख भी लेते हैं मुहावरे, ठीक है, क्योंकि लिखने का काम हमारे पास थोड़ा सा है। तो हम क्या करते हैं, ये लिख भी लेते हैं। आज हमने बे वाले करने, बे वाले 10 मुहावरात हैं। आपने उर्दू अलिफ की कापी पर ये लिखना है, ठीक है, तलख़ीस। और उर्दू बे की कापी पे आपने इंशा पर्दाजी के सफ़ा 67 से ये बे वाले जो हमारे मुहावरात है वो 10 मुहावरात है वो आपने कापी उर्दू बे की कापी पर ये लिखने भी हैं, ठीक है। तो क्या है कि उर्दू अलिफ की कापी पर आप ये तलख़ीस लिखेंगे और उर्दू बे की कापी पर आप मुहावरात लिखेंगे बे वाले और याद भी करेंगे। उर्दू बे की कापी पे आप तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, जुमा लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, मुहावरात का इस्तेमाल और ज़ैली उन्वान लिखेंगे बे, ठीक है। और उसमें ये नंबरिंग देते हुए लिखेंगे। पहला है बात बढ़ाना, उसका मायने होता है झगड़ा फैलाना। दूसरा बात काटना यानी किसी के बात में दखल अंदाज़ी करना, उसकी जो है बात में दखल देना। कतः कलामी, कतः होता है काटना, कतः कलामी कलाम होता है बातचीत करना। कतः कलामी करना यानी बातचीत में खलल पैदा करना या काटना किसी की बात को। आगे है बात की बात में, बहुत जल्दी में, बातों में आना, फ़रेब में आना, बाज आना, आदत छोड़ना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बाल बाल बचना, साफ बचना, बिस्मिल्लाह करना, शुरू करना, बोलबाला होना, शोहरत होना, बेड़ा पार होना, मुराद हासिल होना। तो इनके सिर्फ मायने ही नहीं बल्कि इनके ये जुमले भी आपने साथ करने हैं, ठीक है। तो ये आप बे वाले जो मुहावरात है ये मुकम्मल उर्दू बे की कापी पर लिखेंगे, इनके मायने और इस्तेमाल के समेत इनको कापी पर लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे, ठीक है।